Classic Chemistry is the chemistry platform. Please like and subscribe this video. हेलो स्टूडेंट्स, इस मैटर अराउंड अस प्योर का रिमेनिंग पार्ट लेकर के आज हम आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट्स हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, यह आपको बता दिया गया था। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस की चर्चा करेंगे। क्या सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब आपको बताया था कि यूनिफॉर्मिटी होती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, हर जगह समांग मिश्रण होता है, हर जगह उसका अंग समान रहेगा। ठीक है, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स की, तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन समान रहता है। दैट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब आपको पता है। दूसरा, पार्टिकल साइज इज लेसर देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। जो सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, दो टाइप के कम से कम आपके पार्टिकल्स बनेंगे। सोल्यूट ज़्यादा आपका कई भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है सोल्यूट। सॉल्वेंट आपका वह होगा जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के दो भाग कर सकते हैं हम। एक कंपोनेंट ऐसा होता है जिसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, वह हमारा सॉल्वेंट होता है, और वह कंपोनेंट जिसका अमाउंट कम होता है वह हमारा सोल्यूट होता है। तो एक से अधिक भी सोल्यूट हम मिला सकते हैं, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं दो ही चीज़ों को लेकर के, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक, तो जो यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज जो होगी वो 1 नैनोमीटर या इससे कम होगी। ठीक है, 1 नैनोमीटर आपका मीटर का 1/9 जीरोज, 10 के बाद 9 जीरोज आप लिख दीजिए। ये तो मीटर का 1/this पार्ट, दैट इज द 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो 10⁻⁻9 मीटर भी इसी को लिखते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, ये नैनोमीटर है। तो पार्टिकल बहुत छोटा होता है। सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आंख से देखना चाहे पार्टिकल्स को तो आंख से हम नहीं देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो जो बहुत छोटा पार्टिकल है तो उसको आंख से देख नहीं सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी यह होती है कि जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और लाइट अगर इस पे डाली जाए, सॉल्यूशन पर लाइट डाली जाए, तो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट के पाथ को रोक नहीं पाते हैं। लाइट के पाथ पर पड़ते ही नहीं, लाइट उसमें से क्रॉस हो जाती है, बहुत ही छोटे होते हैं। तो यह लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। जब लाइट उस पर डाली जाती है किसी भी सॉल्यूशन पर, अगर हम टॉर्च लेकर के इसके ऊपर फोकस करें लाइट, ठीक, तो यहाँ से जो लाइट इस पर पड़ेगी सॉल्यूशन पार्टिकल्स पर, वो सीधे क्या होगी, निकल जाएगी, कुछ भी लाइट में चेंजिंग नहीं आएगी। तो यह स्कैटर मीन्स क्या है, स्कैटर का मतलब है कि जब लाइट हमारी किसी भी पार्टिकल पर पड़े और वह कई भागों में, कई डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जब लाइट किसी भी पार्टिकल्स पर फॉल होती है और कई दिशाओं में वहीं से जाने लगे, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटर ऑफ लाइट का मतलब क्या है, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ पार्टिकल्स and distributed in different directions, this phenomena is called scattering of light। ठीक, तो यह जो सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है ये इतना छोटा होता है कि लाइट के पाथ को कुछ भी स्कैटर करने की कंडीशन में नहीं होता है, स्कैटर नहीं कर पाता है।
तो जब स्कैटर नहीं करता है तो सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, तो लाइट इसमें किधर से आ रही है किधर जा रही है यह हमको पता नहीं लगता है। ठीक, सॉल्यूशन पर जब हम हमारा जो सॉल्यूशन होगा उस पर लाइट की बीम डालते हैं तो उसका पाथ हमको पता नहीं लगता है कि किस रास्ते से लाइट आ रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। तो अगर हमारा ट्रू सॉल्यूशन है उसको हम घोल करके रख देंगे, वह सॉल्यूशन हम रख दें, एक दिन रख दें, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल तक रख दें, तो वह सॉल्यूशन हमारा वैसा क्या वैसा ही बना रहेगा, होमोजीनियसिटी उसकी बनी रहेगी, हर जगह पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन इवन बने रहेंगे, वह हमारा खराब नहीं होगा। खराब इन द सेंस कि वह नीचे नहीं बैठेगा। ठीक है, जैसे अब अगर मिट्टी वाला पानी है उसको 2-3 दिन तक रख दिया जाता है तो मिट्टी नीचे सेटल्ड हो जाती है और वाटर ऊपर हमको साफ थोड़ा दिखाई देने लगता है। तो ऐसी कंडीशन हमारे ट्रू सॉल्यूशन की या सॉल्यूशन जो जिसको हम बोल रहे हैं उसमें मिट्टी की, जैसे मिट्टी नीचे गंदे पानी में बैठ जाती है, ऐसी कंडीशन नहीं होगी, इसको बोलते हैं सेटल डाउन नहीं होता है पार्टिकल्स। तो अगर हमारा सॉल्यूशन है तो उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है वो नीचे नहीं बैठेगा। ठीक, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक, तो यह जो पॉइंट है इसका मतलब यह है कि अगर हम छानने वाला फिल्टर पेपर ले लेते हैं उसमें से सॉल्यूशन को छाने तो जो सोल्यूट पार्टिकल है वो अलग नहीं होगा, लेकिन यही अगर हमारा मिट्टी वाला पानी है उसको फिल्टर पेपर पर डालते हैं तो मिट्टी हमारी जो है वो ऊपर रह जाती है, पानी जो है प्योर वाटर वो नीचे चला जाता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं हमारे सेपरेट हो जाते हैं। छान करके फिल्ट्रेशन मेथड से हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को सेपरेट कर सकते हैं, जो कि हमारा जैसे मिट्टी वाला पानी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ट्रू सॉल्यूशन है हमारा जिसको हम बोल रहे हैं उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को केवल छान करके हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सॉल्यूशंस की होगी। अगर हमारा सॉल्यूशन होगा तो वह इतनी सारी प्रॉपर्टीज को रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब समझ लीजिए, आप वर्ड्स आपको डिफाइन कर देते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी हमारा जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जो अमाउंट है उस पूरे अमाउंट में कितना सॉल्यूट हमारा घुला हुआ है। ठीक है, या इसको दूसरे टर्म में भी बताते हैं कि हमने एक तो सॉल्वेंट लिया दूसरा सॉल्यूट लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है उसको मेज़र करते हैं कंसंट्रेशन से। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के अमाउंट को मेज़र करने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म को यूज़ करते हैं। उससे हमको पता लग जाता है कि कितना सॉल्वेंट है हमारा, कितना सॉल्यूट है। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को मेज़र करते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म से। ठीक, यह कंसंट्रेशन टर्म बहुत टाइप से मेज़र किया जाता है। मास बाई वॉल्यूम के टर्म में मेज़र किया जाता है, मास बाई मास के रेशियो के टर्म में मेज़र किया जाता है। तो कई रेशियो से ये मेज़र किया जाता है। आपके यहाँ 2 रेशियो है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई मास। तो पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसका मेजरमेंट हम कंसंट्रेशन टर्म से करते हैं। तो यह जो कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म, इसको मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इस मेथड इस तरीके से भी इसको निकालते हैं, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों का रेशियो भी हम निकालते हैं कि कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, यह रेशियो, या सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजॉल्व है, इसका रेशियो। ठीक है, तो 2 तरीके से जनरली हम जो कंसंट्रेशन है उसका मेज़रमेंट करते हैं। एक तो सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजॉल्व है, या
कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिजॉल्व है। तो दो तरीके से हमारा जो है वो कंसंट्रेशन का मेजरमेंट किया जाता है नॉर्मली। वैसे तो कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन आपके यहाँ केवल बेसिकली 2% मेथड से कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। तो दो कंसंट्रेशन टर्म आपके यहाँ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पहला है मास बाय मास परसेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट, ये मास बाय मास परसेंट किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमको निकालना है, मास बाय मास परसेंट, इन्हीं दो मेथड से आप मेजर करेंगे। ठीक है, पहला मेथड जो है मास बाय मास परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो जैसे आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया गया, उसमें कितना सोल्यूट का मास है उसको निकाल आप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। मास बाय मास परसेंट उसका दिया गया है और सोल्यूट दिया गया है, फिर सॉल्यूशन का मास दिया गया हो। तो इन तीन टर्म में से कोई भी दो टर्म आपको दिया जाए तो उससे आप तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट हम निकाल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, उसमें कितना मास सॉल्यूट का डिजॉल्व है, उसको हम इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो यह जो आपका सॉल्यूशन है इसमें दो टर्म बेसिकली यूज होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, यह टर्म यूज होते रहते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हम सोल्यूट को और डालें तो वह उसमें घुले ना। ठीक है, यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक फिक्स टेम्परेचर पर ही होता है। टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हैं तो घुलने का अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हम उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे जिसमें कि और अधिक सोल्यूट को ना घोला जा सके। जैसे वाटर और शुगर का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन बनाते बनाते एक कंडीशन यह आती है कि हम वाटर में शुगर को डालें और शुगर उसमें डिजॉल्व ना हो, उसमें घुले ना। तो ऐसी कंडीशन जब हमको मिल जाए किसी भी सॉल्यूशन बनाते वक्त, तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वह हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जब हम और अधिक सोल्यूट को अपने सॉल्वेंट में ना घोल सकें, पहले से कुछ अमाउंट उसमें घुला हुआ रहेगा लेकिन और अधिक उसमें नहीं घोल पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक, यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन यह होती है कि अगर जिस टेम्परेचर पर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पर सॉल्यूशन बनाया गया है, उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें, 40 डिग्री कर दें, तो उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ सोल्यूट और घोल सकते हैं। तो जब हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें और अधिक सोल्यूट को घोल सकते हैं। लेकिन उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मान लो हमने एक बनाया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन कर दें, 20 डिग्री कर दें, तो उसमें घुला हुआ जो मैटर है, घुला हुआ जो सोल्यूट है, वह सॉलिडिफाई होने लगेगा, उससे बाहर आने लगेगा। यह कंडीशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की होती है। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें थोड़ा और सोल्यूट घोल सकते हैं। उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो हमारा क्या होगा,
उसमें जो सोल्यूट घुला हुआ है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगला टर्म है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन जिसमें कि हम और सॉल्यूट को घोल सकें। जैसे चीनी का शरबत बनाया है तो अगर हल्का शरबत है तो उसमें थोड़ा चीनी और डालेंगे वो भी घुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है, जिसमें कि हम और अधिक अमाउंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स को घोल सकते हैं। तो यह भी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप देख सकते हैं कि उसमें और सॉल्यूट डालेंगे घुल जाएगा, थोड़ा और डालेंगे वो भी घुल जाएगा। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, हर कोई सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड की कंडीशन में होगा जब तक कि वह सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसको दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन बिलो अनसैचुरेशन लेवल इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या डिफाइन कर सकते हैं इफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व देन सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। तो अगर हम एक्स्ट्रा अमाउंट उस सॉल्यूट उसमें घोल सकते हैं तो वह हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही यह बात होगी, टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे तो यह बात नहीं लागू होगी, ओके। अगला है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो यह हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन देखने में होमोजीनियस लगता है। तो सो वी कैन डिफाइन कोलाइडल सॉल्यूशन इज दैट इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट अपीयर्स होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता है, देखने में होमोजीनियस लगता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी है इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट अपीयर्स होमोजीनियस। देखने में होमोजीनियस लगता है लेकिन होता हेट्रोजीनियस है। दूसरी प्रॉपर्टी द साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल एंड इट इज इन रेंज ऑफ 10 to the power -6 मीटर। -6 मीटर रेंज के या उससे छोटे होते हैं इसके पार्टिकल्स, ठीक है। नैनोमीटर रेंज के नहीं होते हैं। तो जो सॉल्यूशन का पार्टिकल होता है उससे इसके पार्टिकल्स कुछ बड़े होते हैं हमारे, ठीक। तो यह जो कोलाइडल पार्टिकल्स होगा इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। अगला पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो हम केवल आंखों से ही इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं। 10 to the power -6 मीटर जो है माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। तो माइक्रोमीटर रेंज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी हम आंखों से देख नहीं पाते हैं। अगला कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट, दस पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, ठीक। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं अब नैनोमीटर रेंज से काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 1000 गुना यह बड़ा होता है माइक्रोमीटर नैनोमीटर से। तो पार्टिकल उससे 1000 गुना बड़ा होता है। इसलिए जब लाइट कोलाइडल सॉल्यूशन पर डाली जाती है तो यह लाइट के पाथ पर हमारा जो पार्टिकल है उसके पाथ पे पड़ने लगता है, और इस वजह से क्या करता है यह लाइट को कई डायरेक्शन में मोल्ड कर देता है, कई डायरेक्शन में उसको क्या करता है फैला देता है। तो लाइट का कई डायरेक्शन में फैलना ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। जब किसी भी चीज़ पर लाइट पड़े और कई डायरेक्शन में वो फैलने लगे, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यह पार्टिकल कोलाइडल जो पार्टिकल होता है वह इतना बड़ा होता है कि लाइट जब इस पे डाली जाती है कोलाइडल सॉल्यूशन पर तो उस लाइट को यह स्कैटर कर देता है, और इस वजह से लाइट का जो पाथ होता है, किस रास्ते से लाइट उस पर पड़ रही है, वह रास्ता हमारा दिखाई देता है, ठीक। तो इस पर लाइट का पाथ जो होगा वह विजिबल होता है, ठीक। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लाइट का पाथ विजिबल होता है का मतलब कि जैसे हमने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन पर एक टार्च के द्वारा इस पे फोकस मारा जा रहा है और इस ऐसे हमारी क्या हो रही है लाइट इस पर पड़ रही है, ठीक है, यहाँ से।
तो इस सॉल्यूशन में लाइट किस रास्ते से कितनी दूर तक जा रही है, किस रास्ते से जा रही है, वह पाथ हमारा विजिबल होगा। जैसे यहाँ पर नहीं विजिबल होगा, लेकिन इन दोनों लाइंस के बीच में यहाँ पर यह विजिबल होगा हमारा कि इसी रास्ते से लाइट जा रही है। जैसे सुबह सुबह देखते हैं जब विंडो से लाइट आती है रूम में, तो वह लाइट का पाथ हमको दिखाई देता है कि किस रास्ते से कैसे लाइट आ रही है। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं, उनकी वजह से ही हमको पता लगता है कि लाइट हमारी आ रही है। ठीक है, तो यह जो फिनोमेना है, यह फिनोमेना हमारा टिंडल इफेक्ट है। जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन पर लाइट को डालते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर करता है, जिससे लाइट का पाथ विजिबल होता है। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अभी इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको टिंडल इफेक्ट बताते हैं। तो लाइट का पाथ जो होगा विजिबल होगा। अगली प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन इज स्टेबल। कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है, मीन्स क्या है कि यह अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को रख दिया जाए तो वह भी सेटल डाउन नहीं होता है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन है वह भी स्टेबल होता है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन इज आल्सो स्टेबल। उसको रख देंगे तो वह सेटल डाउन नहीं होगा, नीचे बैठेगा नहीं। मिट्टी की और वाटर का जो सॉल्यूशन है उसके तरीके से वो नीचे नहीं बैठता है। कोलाइडल सॉल्यूशन भी हमारा नीचे नहीं बैठता है, इसका मतलब यह स्टेबल होता है। अगला पॉइंट है दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो जो हमारे ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है इसको भी हम सिंपल फिल्ट्रेशन छान करके अलग नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो छान करके इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग टेक्निक्स आती है जिसके द्वारा हम कोलाइडल मिक्सचर्स को, कोलाइडल सॉल्यूशंस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल है आपका मिल्क है, फॉग है, क्लाउड, शेविंग क्रीम, कलर्ड जेम स्टोन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। तो इसमें आपको बताया था कि जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। टिंडल इफेक्ट, ओके। टिंडल इफेक्ट, टिंडल नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया था। इसमें बताया कि जब हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, अगर उस पर हम बीम ऑफ लाइट फॉल कराते हैं, बीम ऑफ लाइट को अगर हम इस पर फॉल करा दें कोलाइडल सॉल्यूशन पर, तो लाइट किस रास्ते से होकर के जा रही है वह रास्ता हमको पूरा का पूरा दिखाई देता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं when we fall light beam over colloidal solution, the path of light is visible. This effect is called Tyndall effect. ठीक, तो when इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, when we fall beam of light over colloidal solution, the path of light is visible. Light is visible. This phenomena is called Tyndall effect. ठीक, तो टिंडल इफेक्ट को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट किस रास्ते से जा रही है, इसके रास्ते को हम देख सकते हैं। जैसे सुबह विंडो से, खिड़की से हमारी आती है लाइट, तो वो लाइट का पाथ हमको पता लगता है कि इसी रास्ते से आ रही है। लाइट को हम आसानी से देख सकते हैं किस रास्ते से फॉल हो रही है। तो वह भी टिंडल इफेक्ट ही है, ठीक है, जो विंडो से हमारा आता है लाइट। तो ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन पर जब लाइट फॉल कराते हैं, बीम ऑफ लाइट, तो लाइट का पाथ विजिबल होता है। यह इफेक्ट जो है टिंडल इफेक्ट है, और यह टिंडल इफेक्ट हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर कराते हैं। टिंडल इफेक्ट और भी जगहों पर हमको देखने को मिलता है। टिंडल इफेक्ट और भी जगहों पर हमको देखने को मिलता है, जैसे कैनोपी है, कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों में चले जाएं तो बड़े बड़े जो जंगल होते हैं, काफ़ी लार्ज प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर मॉइस्चर जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है प्लांट की वजह से। तो जो लाइट आती है ऊपर से, वो पत्तों के बीच से छन करके कहीं पे थोड़ी सी खाली जगह होती है, तो वहाँ पर भी लाइट का पाथ विजिबल होता है। जैसे विंडो से थोड़ी सी लाइट आती है तो एयर, जो हमारे डस्ट पार्टिकल हैं, उसमें तैरते हुए इधर उधर दिखाई देते हैं। तो वैसे ही फॉरेस्ट में भी हमको ऐसे देखने को मिलता है, वह भी हमारा टिंडल इफेक्ट है। ठीक, तो यह हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ लिए हैं। इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक जो दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट या दो पार्ट कह सकते हैं। एक पार्ट तो वह होता है जो कि इसको घोलता है, मतलब एक घोलने वाला पार्ट होता है। दूसरा जो होता है उसमें घुलता है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, एक जो कि घोलता है, दूसरा जो कि घुलता है। ठीक है, सॉल्यूशन में उसको सोल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में जो उसमें घुला हुआ होता है उसको डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, जो घुलता है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज, और जो घोलता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, दो टर्म यहाँ पर यूज होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज को हम सोल्यूट के फॉर्म में समझ सकते हैं। सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है आपको पता है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट टर्म यूज नहीं करेंगे। ठीक, इसके लिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम यूज करेंगे। तो डिस्पर्स्ड फेज वह होती है जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्पर्जन मीडियम वह होता है जिसमें डिस्पर्ज फेज को डाला जाता है। ठीक है, जिसमें डिस्पर्ज फेज रहती है। तो यह एज अ सॉल्वेंट वर्क करती है, यह एज अ सोल्यूट वर्क करती है। ठीक, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में दो टर्म, इसके दो पार्ट्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, एक तो डिस्पर्स्ड फेज है और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, तो डिस्पर्जन मीडियम को डिफाइन कर सकते हैं, मीडियम इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड। मीडियम इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, घुलता नहीं है पूरी तरीके से यहाँ पर कोलाइडल में, उसमें फंसा हुआ रहता है, इधर उधर मूव करता हुआ रहता है। ठीक है, तो डिस्पर्जन मीडियम को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्पर्जन मीडियम medium in which dispersed phase is suspended is called
dispersion medium is called dispersion medium. डिस्पर्जन मीडियम को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे ही डिस्पर्स्ड फेज को भी डिफाइन कर सकते हैं। डिस्पर्स्ड फेज फेज suspended in dispersion medium is called dispersed phase. ठीक, तो जैसे हमारा मिल्क एग्जाम्पल लेते हैं, तो मिल्क में हमारा क्या होता है, जो फैट मॉलिक्यूल होता है वह मिल्क में डिस्पर्स्ड फेज के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और उसका जो कंटेंट होता है वो डिस्पर्जन मीडियम होता है। मिल्क से जब हम क्रीम को सेपरेट करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, घुमा करके को रोटेट कराते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जो उसका घी है, फैट कंटेंट है, वो हमारा निकल जाता है। तो जो फैट कंटेंट होता है वह हमारा क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है, बाकी हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो यह हो गया आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। हेट्रोजीनस मिक्सचर में अगला पार्ट है आपका सस्पेंशन। ठीक, तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, सस्पेंशन इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो जैसे कोलाइडल है उसमें डिजॉल्व होता था कुछ अमाउंट में, इसमें डिजॉल्व नहीं होता है, यह सस्पेंडेड होता है। सस्पेंडेड मतलब उसमें पड़ा हुआ रहता है, इधर उधर मूव करते हुए पड़ा हुआ रहता है। तो सस्पेंशन हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें कि सॉलिड सस्पेंडेड होता है लिक्विड में। यह जो सस्पेंशन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, पहली प्रॉपर्टीज है इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक, दूसरी द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। तो यह जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं इनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। नेक्ड आई से देखने का मतलब है कि यह पार्टिकल हमारा काफ़ी बड़ा होगा तभी हम इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं 10⁻³ मीटर या मिलीमीटर रेंज के उससे छोटे होते हैं। ठीक है, मिलीमीटर रेंज के लगभग होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, आंखों से देख सकते हैं। तो जैसे गंदा पानी है, उस गंदे पानी में हम क्या करते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स उसमें डिजॉल्व हुए रहते हैं उनको हम देख सकते हैं, हमको लगता है कि इसमें सॉइल पार्टिकल्स डिजॉल्व हुए हैं। जैसे डस्ट वाली एयर है तो उसमें डस्ट पार्टिकल, जब विंडो से लाइट आती है तो डस्ट पार्टिकल इधर उधर मूव करते हुए हमको आसानी से दिखाई दे जाते हैं। तो वह बेसिकली हमारा सस्पेंशन होता है डस्ट का एयर के साथ। ठीक है, तो वह पार्टिकल भी हमको इधर उधर मूव करते हुए उसमें दिखाई देते हैं। ठीक, अगला है, यह पार्टिकल भी काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए क्या करेंगे, पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट को ये भी स्कैटर करेंगे। ठीक, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल से बड़े ही होते हैं, इसलिए बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर करेंगे, और जब बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे तो टिंडल इफेक्ट इसमें भी पाया जाएगा। ठीक, टिंडल इफेक्ट इसमें भी पाया जाएगा, मतलब पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, यहाँ पर भी लाइट का पाथ जो होगा विजिबल होगा, लेकिन यह तभी होगा जब क्या होगा, वह डिजॉल्व कंडीशन में, सस्पेंडेड कंडीशन में रहेगा। अगर वह सेटल डाउन हो गया है तो पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। तो यह बात ध्यान में रखना है, जब वह मिक्स्ड कंडीशन में रहे तभी हमारा पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा सस्पेंशन में, और अगर सेपरेट होने की कंडीशन में आ गया, सेटल डाउन हो गया है, तो पाथ ऑफ लाइट विल नॉट बी विजिबल हियर। नेक्स्ट
solute particles settle down when solution remains undisturbed। तो जो सस्पेंशन होता है इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। आपको बता रहे हैं जैसे गंदा पानी होता है, बालू या बालू ले लीजिए, बालू, और उसको वाटर में घोल दीजिए तो कुछ देर घुला रहता है, बाद में नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो यह भी हमारा सस्पेंशन बनेगा। तो पार्टिकल नीचे बैठने की जो कंडीशन है वो हमारा क्या है, उसके सेटल डाउन होता है। तो जब चूंकि यह सेटल डाउन होता है इसलिए अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन स्थिर नहीं रहेगा। जैसे हम उसको बनाए थे उसी कंडीशन में हमेशा नहीं बना रहेगा, उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। तो इसलिए सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। बाकी कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन हमारा स्टेबल होता है। अगला पॉइंट, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तो जो बालू है वाटर से सेपरेट करना है तो छान के उसको कपड़े से भी छान के सेपरेट कर सकते हैं। जो मड है उसको फिल्टर पेपर वगैरह से, कीचड़ वाला पानी है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से छान करके सेपरेट कर सकते हैं। तो सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से हम सस्पेंशन को सेपरेट आउट कर सकते हैं।